हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न नंबर 19 है। इससे पहले के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे प्ले लिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है 19। कॉस 60 प्लस 1 और कॉस 60 माइनस 1, एक मतलब कॉस 60 डिग्री प्लस 1 कॉस 60 डिग्री माइनस 1 का मान होगा। तो देखिए कॉस 60 का मान हमें पता है कितना होता है, 1/2 होता है। तो हम यहाँ सीधा सीधा मान रख देते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 1/2 हो गया कॉस 60 का मान, ठीक है। और ये हो गया प्लस में 1, 1 हो गया। अब 1 हम यहाँ भी लगा लेते हैं और इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये एलसीएम ले लेते हैं इनका। अब नीचे वाला टर्म है कॉस 60 डिग्री माइनस 1, तो इसका भी क्या होता है, 1/2 होता है। और ये -1 हो गया, यहाँ भी इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले का, तो 2 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 एकम 2, एक यहाँ आ जाएगा। और एक का अगर 2 में हम करेंगे तो 1 दूनी 2 ऊपर कर देंगे गुणा, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2। और ये प्लस है बीच में, तो प्लस आ जाएगा। तो बराबर इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। इसका 3/2 हो गया। अब नीचे वाले का देख लेते हैं, तो इसका कितना आएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा यहाँ। और 2 एकम 2, एक आ जाएगा। और माइनस लगा तो माइनस, और 1 दूनी 2, 2 यहाँ आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, -1/2। तो ये हो गया। यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं माइनस, नहीं माइनस नहीं है, यहाँ 3/2 है। और बटा में -1/2, इतना मिल गया हमें। ये cos 60 प्लस 1 का ऊपर वाला ये मान आ गया, ये। और ये आ गया cos 60 -1 वाला, ये आ गया ऊपर, आ गया प्लस वाला। ठीक है, अब देखिए इन संख्याओं को अगर हम यहाँ ऊपर लाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये तो पलट जाएगी संख्या। 3/2, तो यहाँ 2 ऊपर आ जाएगा गुणा में, और एक आ जाएगा -1 में। ठीक है, ये आ गया -1 में। तो इसको 2 से 2 तो ये कट गया, और बराबर कितना रहेगा, 3/-1। तो -1 का अगर इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -3, -3 आ गया। तो यानी कि cos 60 डिग्री प्लस 1 और cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान कितना आ गया, -3। तो देखिए ऑप्शन इसमें सी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, वो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न नंबर 20 है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो इसमें करना कुछ नहीं है। तो देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, शॉर्ट में लिख देते हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात हम कुछ वो रूट में कर लेते हैं, 4:1। अब देखिए त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा, रूट हटा दो यहाँ से। तो देखिए कैसे हटेगा, ये 2 दूनी 4 होता है, तो 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 2 आ गया। एक का करेंगे तो एक ही रहेगा, तो अनुपात 1, यानी कि 2:1 हो जाएगा। त्रिज्याओं का अनुपात, ये होता है इनमें संबंध। तो इसे आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2:1 हो गया, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। 21 दिया है, अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है। यानी कि एक अर्धवृत्त है, इस तरह से एक अर्धवृत्त बना हुआ है। ठीक है, ये से पूरा ये एक वृत्त बन गया है। थोड़ा तिरछा हो गया है, कोई बात नहीं, ये अर्धवृत्त है। तो ऊपर वाला ये जो यहाँ पर कोण पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि अर्धवृत्त में ये जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो देखिए अर्धवृत्त में कोण होता है, वो होता है 180 डिग्री का। अब कैसे होता है, देखिए ये बन गया हमारा एक 90 डिग्री का बना लिया हमने, तो ये हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, अगर इस लाइन को आगे करके एक यहाँ भी बना दें, तो ये भी कितने 90 डिग्री का ही होगा। और ये देखिए अब आप यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, ये तो ये कितने डिग्री का हो गया, 90 90 180। तो ये हो गया 180 डिग्री का। अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, यानी कि वृत्त के केंद्र पर, तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, जितना इधर है उतना ही इधर ये जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा पूरा ऐसे एक सर्कल टाइप बन जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा,
देखिए यहाँ समझ लेते हैं इस तरह से, ये वृत्त है तो वृत्त के केंद्र पर ये कितने डिग्री का कोण बन गया, ये तो ये बन गया 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। दोनों ही क्वेश्चन हमने समझ लिए। अगर अर्धवृत्त में पूछा जाए तो 180 और वृत्त के केंद्र पर पूछा जाए तो 360 डिग्री का कोण बनता है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है वो है समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता उसे क्या कहते हैं। देखिए ऐसे समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है उसे असंगत समीकरण कहते हैं। असंगत असंगत समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समानुपाती होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समरूप का मतलब होता है एक जैसा रूप जिनका हो। देखिए ये हमने जिसकी समान भुजाएं हैं समबाहु है ये बना दिया, और एक हमने ये बना दिया जिसकी भी क्या कहते हैं समान भुजाएं हैं, और एक हमने ये भी बना दिया बड़ा सा, इसकी भी समान भुजाएं मान लेते हैं। ये सभी बराबर भुजाएं हैं, इसकी भी बराबर है, इसकी बराबर है। तो क्या ये सर्वांग सम है? नहीं। सर्वांग सम का मतलब होता है अगर एक के ऊपर एक रख दें तो बराबर आ जाए, लेकिन समरूप है यानी कि एक जैसा रूप है इनका, समान रूप के हैं। ये भी बराबर भुजाएं हैं पर छोटा है, ये उससे बड़ा है पर इसकी भुजाएं भी समबाहु है। तो ये भी क्या है, ये बड़ा है सबसे तो इसकी भुजाएं क्या समान है तो तीनों ही समबाहु त्रिभुज, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है, ये समरूप है, एक जैसे दिखते हैं पर है नहीं। मतलब सर्वांगसम नहीं है, एक जैसे दिखते हैं, समरूप त्रिभुज है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा, समरूप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए एक वृत्त होता है, वृत्त जो बना होता है हमारा वो कई बिंदुओं से मिलकर बना होता है, जैसे इस प्रकार से बिंदु 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 करके ये इस तरह से कई बिंदुओं से मिलकर के हमारा वृत्त बना होता है, ऐसे कई बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो देखिए ना तो इस पर देखिए हम एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये खींच दी, एक यहाँ से भी खींच दी, एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, ये कई स्पर्श करती हुई रेखा है ना बिंदुओं को। तो देखिए हम यहाँ पर एक दो तीन नहीं बल्कि अनंत खींच सकते हैं, यानी कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा अनंत, अनंत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप क्या होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप क्या होती है, इसका हमें आंसर बताना। देखिए माध्य होता है, मध्यिका, बहुलक, और यहाँ आ गया देखिए इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो उपयुक्त माप होती है वो होती है माध्य। माध्य याद रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, माध्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, समीकरण x-2y बराबर 2 का कौन सा हल हो सकता है। यानी कि जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से हमें ये बताना है इनमें से कौन सा हल इसका हो सकता है। यानी कि ये जो टर्म है फर्स्ट वाला इससे 2 के बराबर हो जाए, x-2y कितने के बराबर हो जाए 2 के, और जो मान दिए ये मान रख करके हमको इसमें करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, थर्ड वाला डी वाला ले लेते हैं। x की जगह क्या रखेंगे 3, 3 रख दिया x की जगह, y की जगह रखेंगे 2, माइनस 2, 2 तो पहले से ही, और y की जगह 2 रखेंगे तो गुणा 2 हो जाएगा, और बराबर किसके होने चाहिए 2 के। तो देखिए ये 3 है -4 तो नहीं हुआ 2 के बराबर। ठीक है, इसी तरह से फिर हम ये देखेंगे ए वाला ले लेते हैं। तो x बराबर कितना रखेंगे 6 -2, और बाई का कितना रखेंगे 2, गुणा में 2 कर देंगे, कितने के बराबर होना चाहिए 2 के। तो देखिए 6 तो ये है ही, माइनस का 4 हो गया, तो बराबर कितने बचेंगे 2, जो कि 2 के बराबर हो गया। तो इसका एक हल हो सकता है कौन सा, ए, x-6 और y-2, इसका एक हल हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28, 5, 15, 20 लासा तथा मासा का अनुपात होगा। यानी कि संख्याएं 5 और 15 और 20 के लासा तथा मासा का अनुपात बताना है। तो देखिए लासा के लिए हम जो पहले निकाल लेते हैं। देखिए 5, 5 का अगर हम खंड करेंगे गुणनखंड तो ये 5 ही रहेगा। ठीक है, अगर 15 के करेंगे तो 5 गुणा 3 हो जाएगा, 5 3 15, और 20 के करेंगे इसी तरह तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5 गुणा 4।
5 गुणा 4 हो गया, तो 5 की जो संख्या सब में कॉमन है, 5 की जो सब में कॉमन है, तो जो संख्या सब में कॉमन होती है वो क्या होती है, मासा। ठीक है, मासा हो गया ये, मासा बराबर कितना हो गया, 5। अब लासा वो होती है जो कॉमन हो, वो लिख लो सबसे पहले। लासा बराबर हो गई, कॉमन है वो लिख लिया सबसे पहले, बाकी जो बच गया वो सब लिख लो। 3 और 4 बच गया, तो 3 गुणा 4, तो बराबर हो गया 5 या 15, 15 चौक 60। तो लासा कितना हो गया, 60। ठीक है, लासा हो गया 60 और मासा हो गया 5। अब पूछा लासा तथा मासा का अनुपात, तो अनुपात में ऐसे लिखेंगे 60/5, काट दो, 5 एकम 5 होता है, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो बराबर हो गया 12/1। तो ये हो गया लासा तथा मासा का अनुपात, 12/1। तो ऑप्शन में देखिए डी, डी सही है, 12/1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। 7 धन 3√2 है, क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, परिमेय अपरिमेय दो, एक परिमेय संख्या हो, तो 7 तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है, और ये √2 है अपरिमेय संख्या। तो जहां पर परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाएं, फिर चाहे वहां पर जोड़ हो रहा हो, चाहे गुणा हो रहा हो, और चाहे घटाव हो रहा हो, या फिर हो रहा है भाग, सभी दशा में ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़, गुणा, घटाव और भाग क्या रहता है, अपरिमेय संख्या ही रहती है। हमें जब इनका जोड़ या घटा, गुणा, भाग कुछ भी करेंगे तो हमें अगली संख्या जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से परिमेय संख्या बताओ। तो इसमें से परिमेय बतानी है, तो देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका देखो माइनस हो रहा है परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय का, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन जो 25 है, 25 क्या है, 25 का अगर वर्ग मिलेंगे तो कितना होगा, 5। 5 जो क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है,